Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसी तरीके से फॉरवर्ड और आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमने जिसमें से ये भी देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और उसमें अगर मैं केवल नाम की बात करूं तो जिसमें मैंने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फोर्थ वन, चौथा जो था वो आपका था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसी तरीके से लास्ट वाला जो था वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन था। ठीक है, तो हमने जिसमें से एक रिएक्शन कंप्लीट कर रखा है जिसका नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि अगला रिएक्शन है, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर देखा जाए तो ये कहता है कि अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो रिएक्टेंट को लेकर के हम क्या करते थे, उसको एडिशन कराते थे, उसकी मिक्सिंग कराते थे, और जब मिक्सिंग कराते थे तो तीसरा प्रोडक्ट बनता था। क्या बनता था? तीसरा प्रोडक्ट, मतलब दो की मिक्सिंग कराते थे तो कोई तीसरी चीज बनती थी। ठीक है, तो यानी कि दो चीजों को कंबाइन करा के, दो चीजों को मिक्सिंग करा करके हम तीसरा प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, तो दैट वाज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे हम चलें तो डेफिनेशन क्या कहता है कि दोज रिएक्शंस, यानी कि वो रिएक्शंस, कह रहे कि इन विच ए सिंगल सब्सटेंस, कह रहे कि जिसमें तुम्हारे सिंगल सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। और क्या कह रहा है कि टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, और टूटने के बाद दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि और मतलब कि जो क्या था, अगर देखा जाए तो जो रिएक्शन जो था, यानी कि जो रिएक्टेंट था उसको जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद वो उसका और सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, और कह रहा है कि इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी रिएक्टेंट को और दूसरे रिएक्टेंट को जब हम जोड़ते थे तो हमारा कोई क्या बनता था, प्रोडक्ट बनता था। ये क्या था, ये भी रिएक्टेंट था, ये भी रिएक्टेंट था, और लास्ट में हमारा चल करके क्या बनता था, ये प्रोडक्ट बनता था। लेकिन अब बताओ कि अगर मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यही वाले को प्रोडक्ट, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, इसी को मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट मान लूं, यानी कि AB को क्या मैं मान लूं कि एज ए रिएक्टेंट मान लूं, और रिएक्टेंट मानने के बाद मैं इसको चाहे हीट दे दूं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी दे दूं, चाहे मैं इसमें लाइट डाल दूं, और अगर इसमें ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर डालने के बाद अगर ये अपने सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, किसमें, सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, तो बताओ अब यहां पे ये क्या था, रिएक्टेंट था, और ये अपने सिंपलर फॉर्म में टूट गया। ठीक है, तो अब ये सिंपलर प्रोडक्ट हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो जस्ट बताना कि क्या ये तुम्हारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। यहां पे A प्लस B को मिला करके, इन दोनों को जोड़ करके हमने कोई तीसरा प्रोडक्ट बनाया था, लेकिन यहां पे हमने यही प्रोडक्ट को हमने यहां पे रिएक्टेंट मान लिया और इसको हीट दे दिया, और हीट देने के बाद ये सिंपलर अपने फॉर्म में टूट गया, सिंपलर प्रोडक्ट के फॉर्म में टूट गया। तो बताओ ये अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए कह रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीजों को मिला करके, ठीक है, रिएक्टेंट को मिला करके कोई तीसरी चीज हम बना रहे थे,
लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कंपोजिशन ही का मतलब होता है कि दो चीजों का एक साथ लेकर के आना, और डी का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि एक साथ नहीं लाना। अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। तो डिकम्पोजिशन में हम क्या करेंगे कि उसी चीज को हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे बाय एनी फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या हो गया, चाहे हम हीट दें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी दें, चाहे हम क्या कर दें, उस पर लाइट डाल दें। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है कि हम कोई क्या मान लें, ए बी मान लें, ए बी रिएक्टेंट मान लें, क्या मान लें, ए बी रिएक्टेंट मान लें। अब इस ए बी रिएक्टेंट पे चाहे तुम क्या कर दो, हीट दे दो, क्या दे दो, हीट दे दो, हीट का मतलब टेम्परेचर दे दो, यहां पे क्या दे दें, लाइट दे दें, यानी कि कोई सनलाइट जैसी कोई चीजें दे दें या लाइट दे दें, और उसके बाद यहां पे या तो इलेक्ट्रिसिटी दे दें। कह रहा कि तीनों में से अगर तुम कोई चीज भी ऐसी चीजें, ऐसी फैक्टर तुम यूज करते हो इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, चाहे कोई भी फैक्टर यूज कर लो इसको तोड़ने के लिए, और ये अपने सिंपलर फॉर्म में टूट जाएंगे, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। तो अगर हम हीट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, हीट का यूज करते हैं एक रिएक्शन को तोड़ने में, ठीक है, अगर हम हीट का यूज करते हैं तो ऐसे रिएक्शन का नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम लाइट का यूज करते हैं, किसका, लाइट का यूज करते हैं इसी रिएक्शन को तोड़ने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन का नाम हो जाएगा फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगा। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में अगर इसको हम तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो दैट विल बी नोन एज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और अगर इसी को हम क्या कर दें, इलेक्ट्रिसिटी देकर के हम क्या करें, तोड़े, तो दैट विल बी नोन एज अ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो तुम्हारे तीन तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन जाने जाते हैं ओनली बाय द नेम, केवल नाम से। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें हमने फैक्टर जो यूज किया है, एक में हीट का यूज किया है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हमने लाइट का यूज किया तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो रही बात कि कैसे अब हम और आगे समझें डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। समझना तो है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में भी सबसे पहले हम क्या लें, सबसे पहले हम थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कुछ हम थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल देखेंगे जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी मेरे ख्याल से एक्टिविटी 1.5 और एक्टिविटी 1.6, ये दोनों एक्टिविटी थर्मल डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी हैं, यानी कि उसमें तुम्हें हीट देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से फोटोकेमिकल रिएक्शन अपने एनसीईआरटी के इसी टॉपिक में लास्ट में देखना, तुम्हें क्या मिलेगा कि एक और एक्टिविटी मिलेगी, लास्ट में जाकर के देखोगे तो एक और एक्टिविटी मिलेगी जिसमें तुम्हें सनलाइट का यूज करके दिखाया गया है डिकम्पोजिशन, दैट विल बी नोन एज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरीके से तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर एक और एक्टिविटी दी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके उसमें डिकम्पोजिशन कराता है, दैट विल बी नोन एज अ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थोड़ा सा नाम इसको तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसमें भी थर्मल डिकम्पोजिशन, जब हीट का यूज करेंगे तो इसमें किसका यूज करेंगे, हीट का यूज करेंगे, यानी कि इसमें टेम्परेचर देंगे, तो यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसी तरीके से जब हम लाइट का यूज करेंगे, किसका, लाइट का यूज करेंगे, तो लाइट का यूज करने की वजह से ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम डिकम्पोजिशन कराएंगे
तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है तुम्हारे एक्टिविटी 1.5 की तरफ। ठीक है, उसको हम समझते हैं कि एक्टिविटी 1.5 क्या कहता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम एक बार रिवाइज करें कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंसेस, जो कि एक सिंगल सब्सटेंसेस, ये क्या हो गया? एक सिंगल सब्सटेंस हो गया। क्या हो गया? एक सिंगल सब्सटेंस हो गया। कह रहा है कि ब्रेकअप टू गिव टू और मोर, कह रहा है कि ये टूट जाता है और जिसकी वजह से दो या दो से ज्यादा क्या मिलते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये सिंपलर सब्सटेंसेस हो गए, तो ये क्या हो गए? जब टूटा तो दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आओ अब आगे चलते हैं। एक्टिविटी 1.5 को हम समझते हैं कि एक्टिविटी 1.5 हमारी क्या कहती है। अब हम चलेंगे एक्टिविटी 1.5 पे। एक्टिविटी 1.5 क्या कहती है? ये एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.5 ये कहती है कि सबसे पहले तुम क्या ले लो? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा तुम्हारे। क्या होगा? वाटर होगा। इसमें फेरस सल्फेट में। तो जब फेरस सल्फेट में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होगा, तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले तुम इसको थोड़ा सा इनिशियली हीट करना। इनिशियली जब हीट करोगे तो इसमें से तुम्हारा जो वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इट विल बी रिलीजेस आउट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रिलीज आउट हो जाएगा। FeSO4 दैट इज अ फेरस सल्फेट। और ये था तुम्हारा सॉलिड के फॉर्म में। फेरस सल्फेट ये क्या था? सॉलिड के फॉर्म में। अगेन तुम्हारा ये सॉलिड के फॉर्म में अभी रहेगा, क्योंकि तुमने हीट अभी बहुत ज्यादा नहीं दिया है। अभी तुमने हीट जो किया था बहुत थोड़ा सा किया था, लेकिन अभी इसमें से केवल और केवल तुम्हारा वाटर रिलीज आउट हुआ है, केवल वाटर निकला है इन द फॉर्म ऑफ गैस। गैस के फॉर्म में यह बाहर रिलीज आउट हो गया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था तुम्हारा फेरस सल्फेट। क्या था? फेरस सल्फेट। और अगर फेरस सल्फेट है तो फेरस सल्फेट स्टार्टिंग में तुमने जो लिया था उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर था, लेकिन जब तुमने उसको थोड़ा सा हीट किया था, जब इनिशियली तुमने थोड़ा सा हीट किया था, तो वो कन्वर्ट हो गया था फेरस सल्फेट में। लेकिन ये फेरस सल्फेट अभी भी क्या था? सॉलिड के फॉर्म में था। और आगे ये क्या हुआ कि वाटर जो था वो रिलीज आउट हो गया इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। क्लियर? फिर उसके बाद तुमने क्या किया कि ये फेरस सल्फेट को यानी कि FeSO4 को तुमने क्या किया? और हीट कराया। क्या किया? और हीट कराया। जब तुमने और हीट कराया तो ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा किसमें? Fe2O3 में। इसमें कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। और साथ साथ तुम्हारा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस के फॉर्म में रिलीज हो गया। और साथ साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड ये भी गैस के फॉर्म में क्या हो गया? रिलीज आउट हो गया। इतनी बातें क्लियर हो गई। लेकिन यहां पे हम क्या कर लेंगे? इसको बैलेंस कर लेंगे। तो जब बैलेंस करेंगे तो यहां पे 2 आयरन हो गया, सल्फर कितना हो गया? 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 यानी कि 4 8 हो गया। तो यहां पे भी हम क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, सॉरी इधर बैलेंस नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी ये बैलेंस है। 2 आयरन, इधर 2 आयरन। ठीक है, ये चीजें हो गई। क्लियर? अब इसका नाम तुम्हारा क्या था? फेरस सल्फेट। क्या है इसका नाम? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फेरस सल्फेट जो है ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया किसमें? फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं फेरस सल्फेट की अगर मैं बात करूं, तो ये फेरस सल्फेट जो होता है ये कैसा होता है? ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। और ये कैसा होता है? ग्रीन कलर के साथ साथ ये क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल चीनी के दाने की तरह होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा।
और साथ साथ में इसका यूज जो होता है, इसका यूज मेडिसिन बनाने में किया जाता है, दवा बनाने में किया जाता है। ठीक है। और अगर मैं फेरस सल्फेट से, मैंने क्या कहा कि ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फेरिक ऑक्साइड जो है ये क्या होता है, ये फेरिक ऑक्साइड जो है ये, इसका नाम क्या था, फेरिक ऑक्साइड, लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है ये रस्ट होता है। क्या होता है, रस्ट होता है। ये किस कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। किसका, कैसा होता है, ब्राउन कलर का। यानी कि जब तुमने फेरस सल्फेट को, किसको, फेरस सल्फेट को, जो कि इनिशियली कैसा था, ग्रीन कलर का था, इनिशियली कैसा था, ग्रीन कलर का था, और ये ग्रीन कलर से कन्वर्ट हो गया कैसे, ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया। कैसा हो गया, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैस के फॉर्म में क्या हो गए, रिलीज हो गया। ठीक है। अब जब इसको हम क्या करते हैं, जब हम इसको हीट करते हैं, तो इसमें से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है। कैसी स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है, और इस स्ट्रॉन्ग स्मेल का नाम होता है पंजेंट स्मेल। क्या होता है, पंजेंट स्मेल। इस स्ट्रॉन्ग स्मेल का नाम होता है तुम्हारा क्या, पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है। तो जब तुम इसको देखोगे कि इस पूरे एक्टिविटी में, ये एक्टिविटी में हमने क्या लिया था कि फेरस सल्फेट लिया था। क्या लिया था हमने, फेरस सल्फेट लिया था। तो फेरस सल्फेट जब हम इनिशियली लेते हैं तो इसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ क्या होता है, वाटर होता है। जब हम उसको थोड़ा सा हीट करते हैं, अभी लाइटली टेम्परेचर जब हम देते हैं, तो ये क्या होता है कि फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और साथ साथ में वाटर रिलीज आउट हो जाता है। जो ये फेरिक ऑक्साइड था, जब हम इसको थोड़ा और हीट करते हैं, जब और टेम्परेचर देते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और फेरिक ऑक्साइड, तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इनिशियली कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है, और इसका यूज जो होता है वो मेडिसिन बनाने में किया जाता है। लेकिन ये फेरस सल्फेट जब और ज्यादा टेम्परेचर जब हम देते हैं, तो ये जो है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, और इसका जो कॉमन नेम होता है फेरिक ऑक्साइड का वो रस्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद रस्ट का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है। ठीक है। अब उसके बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है, ये साथ साथ में गैस निकलती है और SO3 गैस निकलती है। अगर हम फेरिक ऑक्साइड की बात करें तो ये भी किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड के फॉर्म में होता है। ये तुम्हारा क्या है, एक्टिविटी 1.5 है। लेकिन इस एक्टिविटी 1.5 में जो हम देख रहे हैं, हमने इसमें भी क्या किया, हीट का यूज किया। हमने भी क्या किया, इसका हीट का यूज किया। तो जो हम हीट का यूज कर रहे हैं, हमें इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ रही है किसी फॉर्म में। तो हीट का यूज करना ये एक तरह का डिकम्पोजिशन हो गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई ये जो है एक्टिविटी 1.5 इट इज अ पार्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है। इसी के साथ साथ हमारा एक और एक्टिविटी आता है, एक्टिविटी 1.6। ये भी एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है 1.6। इसमें क्या कहता है, देखना जरा। एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.6 ये कहता है कि तुम क्या ले लो, लेड नाइट्रेट ले लो। क्या ले लो, लेड नाइट्रेट ले लो। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, PbNO3 2। और ये कैसा होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा लेड ऑक्साइड के फॉर्म में, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है। इतनी चीजें हो गई। तुम क्या लोगे, लेड नाइट्रेट लोगे। क्या लोगे, लेड नाइट्रेट लोगे। जब तुम लेड नाइट्रेट लोगे, तो जब तुम लेड नाइट्रेट को क्या करोगे, हीट करोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और ऑक्सीजन गैस में।
ऑक्सीजन गैस जो होगा ये गैस के फॉर्म में हो गया, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी गैस के फॉर्म में हो गया, लेकिन लेड ऑक्साइड जो होगा ये क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया लेड ऑक्साइड। क्या हो गया, लेड ऑक्साइड। लेकिन जब लेड नाइट्रेट को देखोगे तो ये लेड नाइट्रेट जो होगा ये कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, और व्हाइट कलर का व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। कैसा होता है, बिल्कुल चीनी की तरह। ये कैसा दिखता है, बिल्कुल चीनी की तरह होता है, और ये बहुत ही जहरीला होता है, वेरी हाईली टॉक्सिक कह लो की होता है। क्या होता है, हाईली टॉक्सिक, बहुत ही जहरीला होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। और साथ साथ में हाईली टॉक्सिक के साथ साथ में इसका यूज जो होता है, इसका यूज माचिस बनाने में किया जाता है, मेकिंग मैचेस। ठीक है, इसका यूज किसमें किया जाता है, माचिस बनाने में किया जाता है। किसका, लेड नाइट्रेट का। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब हम हीट करते हैं, किसको, PbNO3 2 को, ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब हम इसको हीट करते हैं, इसको सबसे पहले हम कैसे लेते हैं, इसको तुम टेस्ट ट्यूब में लेना। किसमें लेना, टेस्ट ट्यूब में लेना। किसको, लेड नाइट्रेट को तुम किसमें लेना, टेस्ट ट्यूब में लेना। जब तुम टेस्ट ट्यूब में लेते हो लेड नाइट्रेट को, तो इसको तुम हीट कराना, ठीक है, इसको टेम्परेचर देना। तो लेड नाइट्रेट को तुमने किसमें लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया, और तुमने इसको हीट कराया। जब तुम इसको हीट कराते हो तो यही लेड नाइट्रेट तुम्हारा जो है आगे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में। तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया लेड ऑक्साइड में, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो गया लेड ऑक्साइड में हीट कराने के बाद। और इसमें से तुम्हारा रिलीज आउट होता है क्या चीज, ऑक्सीजन। इसमें से बाहर निकलता है ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या निकलता है, और साथ साथ में NO2 यानी कि नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा लेड ऑक्साइड। क्या हो गया, लेड ऑक्साइड। तो कैसे पता चले कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, और कैसे पता चले कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है। तो पहली बात मैं बता दूं कि ऑक्सीजन को चेक करने के लिए यहां पे कैसे पता करोगे कि ऑक्सीजन निकल रहा है। तो इसको पता करने के लिए तुम क्या करना कि एक इंसेंस स्टिक जला करके लेके आना। इंसेंस स्टिक का मतलब कि जो पतली वाली अगरबत्ती होती है उसको तुम जलाना, और जला करके तुम क्या करना, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले करके जाना। और जब तुम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले करके जाओगे तो वो अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक क्या होगी, तुम्हारी बहुत ही ब्राइटली जलने लगेगी, बहुत ही ब्राइटली जलने लगेगी। और जब बहुत ब्राइटली जलने लगे तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज बहुत ही क्या करती है, ब्राइटली जलती है, या कंबशन बहुत तेजी से होता है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो निकलेगा, NO2 जो निकलेगा, नाइट्रोजन गैस, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, क्या होगा, NO2 जो निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो निकलेगा, ये लगभग ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। और ये लेड ऑक्साइड का कलर जो होता है ये येलो होता है। कैसा होता है, येलो होता है। लेकिन अभी जस्ट जब तुम हीट करोगे तो ये तुरंत बाद येलो और ब्राउन में नहीं कन्वर्ट होता है। अभी क्या होगा कि जो NO2 गैस होगा अभी वो यहीं कहीं होगा, अभी ठंडा जब तक नहीं हुआ रहेगा तो इन दोनों कलर का एक मिक्सिंग कलर दिखाई देता है। कैसा, रेडिश ब्राउन। कैसा दिखाई देता है, रेडिश ब्राउन दिखाई देता है। मतलब अभी तुम टेस्ट ट्यूब को तुमने हीट किया है, अभी तुमने लेड नाइट्रेट को डाल करके तुमने क्या किया है, हीट किया है। तो जब तक वो गर्म रहता है, जब तक अभी ठंडा नहीं हुआ है, यानी कि जब तक वो गर्म रहता है तब तक उसका कलर कैसा दिखाई देगा, रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देगा। लेकिन वही रेडिश ब्राउन
कब नहीं दिखाई देगा? जब टेस्ट ट्यूब ठंडा हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो ये ब्राउन कलर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो लेड ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाएगा? ये येलो कलर का हो जाएगा। इसका मतलब वो है कि ठंडा होने के बाद क्या होगा कि इसका कलर क्या हो जाएगा? अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, या येलो कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा। और रही बात ये दोनों के मिक्सिंग को दिखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है? रेडिश ब्राउन। और यहाँ पे NO2 की हम बात करें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, तो ये जो ब्राउन कलर का है ये बड़ा ही क्या होता है? टॉक्सिक होता है, ये भी टॉक्सिक होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि इस एक्टिविटी में हमने देखा कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाल दिया? लेड नाइट्रेट डाल दिया, जिसका फार्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको तुम बैलेंस कर सकते हो 2 2। ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग जब चेक करोगे तो इसमें तुम्हें सारे बैलेंस मिलेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग वाला मैंने पार्ट बहुत सिखाया है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना सीख लेना। तो ये तुमने क्या किया? लेड नाइट्रेट लिया था, इसको हीट किया, टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट को लिया, हीट किया, हीट कराने के बाद तुम्हें क्या मिला? लेड ऑक्साइड मिला। क्या मिला? लेड ऑक्साइड मिला। ऑक्सीजन गैस बाहर चली गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी बाहर आ रही है, लेकिन जब तक अभी ठंडा नहीं हुआ था तो हमें रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा था। ठंडा होने के बाद ये येलो कलर का हो गया और ये ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो हम कैसे चेक करेंगे? हाउ कैन वी चेक आउट द दैट देयर इज अ ऑक्सीजन गैस आल्सो? सो वी हैव टू टेक द इंसेंस स्टिक। हमें क्या लेना पड़ेगा? इंसेंस स्टिक लेना पड़ेगा, एक बर्निंग इंसेंस स्टिक लेना पड़ेगा, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें डाल के चेक करना पड़ेगा। तभी क्या होगा कि जब तुम एक बर्निंग इंसेंस स्टिक इसके अंदर डालोगे तो वो तुम्हें ये बर्निंग वो इंसेंस स्टिक और तेजी से और ब्राइटली क्या होगा? जलता हुआ दिखाई देगा, ड्यू टू द ऑक्सीजन गैस, बिकॉज इट हेल्प इन द कंबशन, क्योंकि ये कंबशन में हेल्प करता है। तो इसमें तुमने क्या देखा? इसमें भी तुमने देखा कि इसमें तुमको क्या देना पड़ा? हीट देना पड़ा। और हीट देने को और ऐसी चीजों का क्या होगा? डिकम्पोजिशन। देखा तुमने, लेड नाइट्रेट लिया था, ये अपने सिंपलर फॉर्म में टूट गया, तो ये क्या हो गया? डिकम्पोजिशन हो गया। लेकिन ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हुआ? हीट की वजह से हुआ। इसीलिए ये कौन सा डिकम्पोजिशन? थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। क्लियर है? ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो बताओ, अभी तुमने जो फेरस सल्फेट वाला एग्जांपल एक्टिविटी 1.5 देखा था, वो भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। और जो तुमने लेड नाइट्रेट वाला यानी कि एक्टिविटी 1.6 जो तुमने देखा, ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। ठीक है, आई थिंक इट हैज बीन क्लियर। उसके बाद कुछ और तुम्हारे थर्मल डिकम्पोजिशन के बड़े सिंपल एग्जांपल हैं, जैसे कि मैंने एक और तुमको कोई एग्जांपल दिया था, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, एक बार मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि उसमें कॉम्बिनेशन वाले में, जिसमें हमने लाइमस्टोन का एग्जांपल लिया था। किसका एग्जांपल लिया था? लाइमस्टोन का। यानी कि कैल्शियम, एक एग्जांपल हम और लेते हैं किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन का। ये भी हमारा एग्जांपल है किसका? थर्मल डिकम्पोजिशन का। ये भी एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन क्लियर है? तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लेते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। क्या होगा? CaCO3 इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। और इसको जब हम हीट कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा ये सॉलिड होगा, और ये क्या होगा? ये गैस के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हम हीट कराते हैं, कम से कम 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे इसको हम क्या कराते हैं? हीट कराते हैं। तब ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम हुआ करता था लाइम स्टोन। क्या हुआ करता था? लाइम स्टोन, जो कि एक पत्थर के फॉर्म में होता है, एक स्टोन के फॉर्म में होता है। तो ये पत्थर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में। ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है स्लैग्ड लाइम। इसी को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? चूना
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो, अरे सॉरी, यहाँ पे स्लैग लाइम नहीं, स्लैग लाइम मिक्सिंग हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे ये क्विक लाइम होगा। क्या होगा? ये क्विक लाइम होगा। तो दिस इज अ क्विक लाइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया? क्विक लाइम। ठीक है, तो अब देखना, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड था, अब उसके बाद जब हमने इसको हीट कराया तो ये बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट होना यानी कि क्विक लाइम, इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? चूना कहते हैं। यानी कि इसमें भी हमने क्या किया? हीट दिया, हमने इसमें भी हीट दिया। सो दैट्स वाई हीट देने की वजह से ये भी क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। इसी तरीके से हम और एग्जांपल ले लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। एक और एग्जांपल लेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन का। तुम ले लो क्या? H2O2। क्या ले लो? H2O2। H2O2 इज नथिंग, इट इज अ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब तुम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को क्या करोगे? ये एक्वस के फॉर्म में होता है। किसमें होता है? एक्वस के फॉर्म में होता है। जब तुम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को तुम क्या करोगे? जब हीट करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वाटर, एंड ये वाटर के फॉर्म में तो कन्वर्ट होगा ही, साथ में ऑक्सीजन के फॉर्म में भी क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कौन? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एंड यू नो यहाँ पे वाटर लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जब मैंने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? वाटर में। और किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन में। वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो इसका यूज क्या होता है? इसका यूज होता है, ये माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? ये एंटीसेप्टिक होता है। एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। इसका यूज जो होता है, इसका यूज स्किन पे किया जाता है। इसको स्किन पे लगाया जाता है ताकि मान लो कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो हम क्या करते हैं? अपने स्किन पे एंटीसेप्टिक की तरह इसको यूज करते हैं। अपने स्किन पे इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम इन्फेक्शन से बच सकें। ताकि हम इन्फेक्शन से क्या हो सके? बच सकें, प्रिवेंट हो सकें। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, जो कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इतनी बातें क्लियर? तो ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। व्हाई? बिकॉज इसमें भी हमने क्या किया है? इसमें भी हमने हीट दिया है। डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें भी हमने क्या कर दिया? हीट दे दिया। सो दैट्स व्हाई ये भी क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया। नाउ अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल देखे वो सारे एग्जांपल तुम्हारे किसके एग्जांपल थे? थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल थे। यानी कि हमने क्या किया था? सब में हमने क्या किया है? हीट दिया है। क्या दिया है? हीट दिया है। सब में हमने कहीं ना कहीं जो एनर्जी दी है वो एनर्जी हमने हीट के फॉर्म में दी है। तो सो दैट्स वाई वो क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। इसी तरीके से तुम्हारे बुक के अंदर एक और एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी 1.7 तुम्हारी क्या कहती है? एक्टिविटी 1.7 में तुम अगर देखोगे तो इसमें जो है जो एनर्जी का यूज किया जाता है वो एक इलेक्ट्रिक के फॉर्म में किया जाता है। इसीलिए एक्टिविटी 1.7 में हमें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। कौन सा रिएक्शन? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसमें हम लेंगे तुम क्या करना कि एक्टिविटी 1.7 में क्या कहता है कि सबसे पहले तुम एक मग ले लो। क्या ले लो? एक मग ले लो। एक मग ले लो या तुम प्लास्टिक वाला गिलास भी ले सकते हो। ठीक है, वो क्या करो कि एक मग ले लो या प्लास्टिक वाला गिलास भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसमें क्या करना कि 2 ग्रेफाइट की रॉड लेना और इस ग्रेफाइट की रॉड को तुम क्या करना कि इस तरीके से यहां पे होल करके इसको
इस तरीके से लगा देना, दो ग्रेफाइट की रॉड इस तरीके से लगा देना होल करके, ठीक है। और इस ग्रेफाइट की रॉड को फिर क्या करना कि तुम इसको वायर से कनेक्ट करके फिर 6 वोल्ट की बैटरी से तुम इसको क्या कर देना, जोड़ देना। कितने वोल्ट की बैटरी? 6 वोल्ट की बैटरी से तुम इसको कनेक्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर तुम क्या कर देना, H2O को फिल कर देना, इसके अंदर तुम H2O भर देना, इसके अंदर तुम H2O भर देना। तो इसके अंदर तुमने क्या फिल कर दिया, H2O भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसी के अंदर थोड़े से अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से कोई एक थोड़े से अमाउंट में यहां पे क्या कर देना, ऐड कर देना, थोड़े से अमाउंट में। क्यों सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़े से अमाउंट में ऐड करना है? वो इसलिए ताकि वाटर की कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। क्या हो जाए? वाटर की कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो जस्ट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर हम क्या करते हैं कि इसमें H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब क्या करोगे, अब तुम लेना टेस्ट ट्यूब 2 छोटे छोटे से, ऐसे लैब के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर देना, तुम इस टेस्ट ट्यूब में अब लेना पानी। क्या लोगे? पानी लोगे, वाटर लोगे, अगेन पानी लोगे। पानी लेने के बाद H2O इसमें डाल देना। पानी लेने के बाद इसको तुम क्या करना, इसके माउथ को इस तरीके से दबा करके, इसके माउथ को बंद करके इसको तुम ले करके आना और इस ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर इसको ले आकर के ढक देना। और दूसरे वाले ऐसे टेस्ट ट्यूब को लेकर के आना, इस वाले ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर ढक देना। कैसे लेकर के आओगे? किसको? टेस्ट ट्यूब को लेके आना और ऐसे ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर ऐसे क्या कर देना, ढक देना। पानी ऐसे इसके अंदर भरा होना चाहिए, पानी नहीं निकलना चाहिए, वाटर निकलना नहीं चाहिए, वाटर इसके अंदर इस तरीके से फिल होना चाहिए। ये वाटर हो गया जो तुमने फिल किया था, लेकिन इसके अंदर कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत नहीं है। वाटर यहां पे होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर होना चाहिए, और तुमने जो टेस्ट ट्यूब लेकर के आया इसके अंदर वाटर भर के ला करके इसके ऊपर ऐसे डीप करके ऐसे ले आके छोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। अब तुम क्या करना कि इस 6 वोल्ट की बैटरी को स्विच ऑन करना। क्या करना? स्विच ऑन करना। 6 वोल्ट की बैटरी को तुम क्या करना, स्विच ऑन करना। जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे तो एक जो होगा ये रॉड किसका है? तुम्हारा ग्रेफाइट का रॉड है। सबसे पहले ये जानू कि ये रॉड कैसा है, ग्रेफाइट रॉड है। ये कैसा रॉड है? ग्रेफाइट रॉड है। क्लियर है? तो ग्रेफाइट रॉड है और इसके अंदर तुमने क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है, H2O। और साथ साथ में ये क्या है तुम्हारा? ये टेस्ट ट्यूब है। क्या है तुम्हारा? टेस्ट ट्यूब है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई। अब उसके बाद जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे इसको, तो जब स्विच ऑन करोगे तो एक जो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब होगा जिसमें तुमने ग्रेफाइट रखा हुआ है, ग्रेफाइट की रॉड है, ये तुम्हारा एक्ट करने लगेगा। एक ग्रेफाइट की रॉड जो एक्ट करने लगेगा कैथोड की तरह। किसकी तरह? कैथोड की तरह काम करने लगेगा। और दूसरा जो ग्रेफाइट का रॉड है ये काम करने लगेगा तुम्हारा किसकी तरह? एनोड की तरह। जब स्विच ऑन करोगे तो एक ग्रेफाइट का रॉड तुम्हारा कैथोड की तरह काम करने लगेगा, और जब स्विच ऑन करोगे तो एक तुम्हारा ग्रेफाइट का रॉड जो है वो एनोड की तरह काम करने लगेगा। अब इसके अंदर पानी भरा था, तो पानी क्या लगे, अब पानी का अब क्या होगा कि ये वाटर जो है अब ये टूटने लगेगा। क्या होने लगेगा? टूटने लगेगा। तो जब टूटने लगेगा तो कैथोड पे जो है वहां पे हाइड्रोजन गैस जमा होने लगेगा। क्या जमा होने लगेगा? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे जो है वो ऑक्सीजन गैस जमा होने लगेगा। क्या जमा होने लगेगा? ऑक्सीजन गैस।
समझ गए? तो जब हाइड्रोजन गैस किस पे जमा होगा, तुम्हारा कैथोड, कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब में, और इसमें क्या होगा, एनोड वाले टेस्ट ट्यूब में, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन गैस भरने लगेगी। तो कैसे अब हम मानेंगे, कैसे हम मानेंगे, कैसे हमें यकीन होगा कि इसके अंदर क्या है कि हाइड्रोजन गैस है और इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन गैस है? कुछ नहीं, फिर इसी टेस्ट ट्यूब को तुम उठाना, ऐसे ही जैसे ही थोड़ा सा उठाओगे, फिर इसके माउथ को बंद कर देना, फिर उठाना और लेकर के आना, अभी माउथ को बंद किया है तुमने, और फिर उसके बाद जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर के आना, और फिर इसके थोड़े से माउथ को ओपन करना और माचिस की तिल्ली को यहाँ पे लेके आना। तो क्या होगा कि जब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में ये बर्निंग मैच आएगा, यानी कि ये जलती हुई माचिस की तिल्ली आएगी, तो तुम्हें एक साउंड सुनाई देगा जिसका नाम होता है पॉप साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कंफर्म होगा कि एक जलती हुई माचिस लेकर के आओगे, और जब जलती हुई माचिस लेकर के आओगे तो तुम्हें यहाँ पे क्या सुनाई देगा, एक आवाज सुनाई देगा, एक साउंड सुनाई देगा जिसका नाम होता है पॉप साउंड। ठीक है, एक पॉप साउंड सुनाई देगा, तो जिसकी वजह से कंफर्म हो जाएगा कि तुम्हें क्या है, यहाँ पे क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। जब भी किसी भी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस निकल रहा हो, उसको अगर तुम्हें कंफर्म करना हो तो क्या करना कि बस माचिस की तिल्ली जला के लेके आना उसके ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर, और अगर वो खूब अच्छे से बहुत तेज से साउंड निकलता है और वो साउंड अगर तुम्हें सुनाई दिया तो समझ जाओ कि वहां पे हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है, प्रेजेंट है। इसका मतलब उस साउंड का नाम पॉप साउंड होता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन को भी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को भी कंफर्म कर सकते हैं कि वहां पे ऑक्सीजन है कि नहीं है। तो मैंने कहा था कि एक बर्निंग इंसेंस लेकर के आना, और बर्निंग इंसेंस का मतलब कि जो लंबी वाली पतली वाली अगरबत्ती होती है, एकदम पतली वाली, उसको जला करके लेके आना और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको क्या करना, डालना। जब टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डालोगे तो वो बर्निंग कैंडल और ब्राइटली जलने लगेगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है उसको और जलाने में हेल्प करेगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन में क्या करता है, हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, कंबशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये भी कंफर्म हो जाएगा और ये भी कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके से तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हाँ, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और इसके अंदर क्या है, तुम्हारा ऑक्सीजन गैस है। एक बात और, क्वेश्चन ये पूछता है कभी कभी कि हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे डबल होता है, क्या होता है, डबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हाफ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब तुम H2O को देखते हो, H2O को देखते हो तो H2O में जो है, H2O में जो है हाइड्रोजन का 2 एटम होता है, ऑक्सीजन का एक एटम होता है। तो बताना, जब यहाँ पे जब वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन जब जमा होगा तो हाइड्रोजन ज्यादा ज्यादा होगा, हाइड्रोजन डबल होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, डबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डबल होगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन के मुकाबले में कम होगा। तो एनोड पे ऑक्सीजन जो होता है वो इसका हाफ होता है, और हाइड्रोजन जो है वो एनोड के कंपैरिजन पे यहाँ पे डबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे कह लो कि 2 पार्ट हाइड्रोजन का होता है, तो 1 पार्ट क्या होता है वहां पे ऑक्सीजन का होता है। ये तुम्हारा एक्टिविटी 1.7 का था। यहाँ पे हमने जो डिकम्पोजिशन देखा, यानी कि वाटर का जो डिकम्पोजिशन देखा, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो H2O था वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। किसमें टूट गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पहले वाटर का कंपाउंड था और ये अपने सिंपलर कंपाउंड में टूट गया। किसकी हेल्प से, हमें इसमें बैटरी लगानी पड़ी, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ी, तो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ये क्या हो गया, 2 पार्ट में टूट गया। इसीलिए ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ये तुम्हारा था एक्टिविटी 1.7। इसी तरीके से एनसीईआरटी के अंदर एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.8। कौन सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.8। ये क्या कहता है एक्टिविटी 1.8, समझना। एक्टिविटी 1.8 में, एक्टिविटी 1.8 में क्या कहता है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.8 देखना। उसमें कहता है
कि तुम सिल्वर क्लोराइड ले लो। क्या ले लो? सिल्वर क्लोराइड ले लो, एक प्याला ले लो, इसमें सिल्वर क्लोराइड ले लो लगभग 2 चम्मच। कितना? लगभग 2 चम्मच क्या ले लो? सिल्वर क्लोराइड ले लो, AgCl ले लो। 2 चम्मच सिल्वर क्लोराइड लेने के बाद इसको तुम कम से कम 1.5 से 2 घंटा या आधे घंटे 1 घंटे भी छोड़ सकते हो। इसको धूप में तुम क्या कर दो, कम से कम आधे 1 घंटे इसको धूप में छोड़ दो। जब तुम छोड़ दोगे इसको धूप में तो ये क्या हो जाएगा कि आधे 1 घंटे के बाद ये सिल्वर क्लोराइड जो है इसमें से क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, सॉरी क्लोरीन बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, और इसका जो कलर होगा सिल्वर का, वो सिल्वर का कलर जो होगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक, ग्रे कलर का हो जाएगा। तो बताओ, अब ये जो AgCl था ये टूट गया, ठीक है, सिंपलर प्रोडक्ट में टूट गया, तो बचा क्या? केवल Ag और क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल गया। यू कैन बैलेंस इट, तुम इसको बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 1 है, तो 2 कर दो, 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, लेकिन इसके चक्कर में सिल्वर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ 2 सिल्वर कर दो। ठीक है, तो यहां पे तुमने क्या देखा कि जब सिल्वर क्लोराइड को तुमने एक प्याली में लगभग 2 चम्मच लिया और उसको धूप में सनलाइट में कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे के लिए तुमने इसको क्या कर दिया? रख दिया। ठीक है, जब आधे घंटे या 1 घंटे के लिए सिल्वर क्लोराइड को प्याली में 2 चम्मच तुमने रखा, तो बाद में यही सिल्वर क्लोराइड जो है केवल सिल्वर बच गया और इसका कलर हो गया ग्रे कलर। इसका मतलब इसका पहले कलर जो रहा होगा वो कुछ और रहा होगा, तो ये बिल्कुल व्हाइट पाउडर था। कैसा था? व्हाइट पाउडर कलर का था। तो व्हाइट पाउडर से चेंज हो गया, ये कैसा है? ग्रे कलर में। बचा क्या? केवल सिल्वर, और क्लोरीन जो है इन द फॉर्म ऑफ गैस ये बाहर निकल गई। ठीक है, तो इसमें तुमने क्या देखा? इसमें तुमने ये देखा कि इसमें तुम्हें जो है वो इसमें तुम्हें जो है वो एनर्जी देनी पड़ी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। किसके फॉर्म में? सनलाइट के फॉर्म में देनी पड़ी, यानी कि लाइट के फॉर्म में देनी पड़ी। तो इसको डिकम्पोजिशन, ऐसे डिकम्पोजिशन को हम लोग कहते हैं क्या? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जिसमें लाइट की जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक्टिविटी 1.80, यानी कि तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर जितने भी एक्टिविटी कराए गए उसमें तुमने क्या देखा कि किसी के अंदर हीट के फॉर्म में एनर्जी दिया गया, किसी में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दिया गया, किसी में तुमने क्या देखा कि लाइट के फॉर्म में एनर्जी देखा कि दिया गया। इसका मतलब है कि डिकम्पोजिशन कराने के लिए एक चीज जरूरी है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। अब चाहे वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हो, चाहे वो एनर्जी तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, चाहे वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो, तो किसी के फॉर्म में भी हो, डजंट मैटर। क्लियर है? उसके बाद तुम्हारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 पे पहले पैराग्राफ पे देखोगे तो एक क्वेश्चन आता है, पूछता है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी, किस तरह की एनर्जी जो है वो इज causing this decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या मतलब है? पेज नंबर 10 पे अपनी एनसीईआरटी ओपन करो,
पेज नंबर 10 पे जाओ और उस पे पहले पैराग्राफ पे देखो, थोड़ा सा उसको पढ़ो, तो उस पे एक सवाल पूछा गया है कि किस तरह की एनर्जी, क्या कह रहा है कि किस तरह की एनर्जी, किस फॉर्म में एनर्जी जो है वो तुम्हारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए जरूरी होती है। तो भाई तुम्हारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए 3 तरह की एनर्जी की जरूरत पड़ती है। या तो तुम्हें हीट के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या तो तुम्हें लाइट के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो हीट के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो हीट के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जब हम एनर्जी देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से जब लाइट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं तो इसको हम कहते हैं कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने सॉल्व करा दिया। समझना, शुरू से अगर जाओगे देखोगे, मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है 3 तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकते हैं। एक तुम्हारा जो क्या पहला जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि अगर तुम हीट अगर देते हो, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई प्रोडक्ट है उसमें हीट दोगे तो वो सिंपलर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि तुमने उसमें हीट दिया। दूसरी बात कि अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, जो कि हमने ग्रेफाइट रॉड लगा करके हमने देखा। इसके बाद है लाइट। लाइट को हमने क्या कहा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं कि जो हमने सिल्वर क्लोराइड वाला एग्जांपल देखा था, इसका मतलब यह है कि इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि लाइट देनी पड़ेगी फर्दर डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज होती है वो अपने सिंपलर फॉर्म में टूट जाती है। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। इसके बाद तुम्हारा आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आगे के लेक्चर में वो मिलेगा। मैं एक एक रिएक्शन को अलग अलग लेक्चर में बना करके बता रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि तुम्हें एक एक रिएक्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा और तुम्हें कम समय में अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। अगला नेक्स्ट लेक्चर यू शुड वेट फॉर दैट।